रेहान हैरान था। उसके सामने फ्रंट सीट में एक लड़की बैठी थी और वो किसी अनजान जगह और अनजान गाड़ी में एक लड़की के साथ था। ये बात उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी लिली बोली, अंडस्को सर आप चौंकिए मत। मैं वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही रेहान गाड़ी से उतर गया और बोला, अंडस्को तुम जो कोई भी हो, मुझे मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। इतना बोल वो जाने लगा। उसे शायद गुस्सा आ रहा था और ये चीज लिली ने भांप लिया था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे कार से उतरी। वो दोनों बैंकॉक के रिवर एरिया में थे, जहां पूरा बैंकॉक की ऊंची ऊंची इमारतें पानी में अपनी परछाई बना रही थी। रेहान खुद को उस पानी के झील को देखता है और गहरी सांस लेता है और कहता है, अंडस्को तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो रेहान। अगर किसी गैंगस्टर ने तुम्हें वहां पहचान लिया होता तो तुम्हारे कारण सबकी जान खतरे में आ सकती थी और मान्या मैम के भी सारे प्लान खतरे में पड़ जाता। अगर वो बैग बैग कहते ही उसके दिमाग ट्रिगर करता है। वो कहता है, अंडस्को मेरा बैग। इतना कहते ही वो पीछे मुड़ा। वो सोचने लगा, वो बैग कहाँ गया। नहीं, वो बैग को कुछ हो नहीं सकता। वो सोच ही रहा था कि लिली उसके पास वो बैग को बढ़ा देती। अपने पीछे उसका बैग पकड़े हाथ को देखा तो खुश हो जाता है और तभी पीछे से आवाज आती है, अंडस्को क्या आप इसे खोज रहे हैं। लिली की आवाज सुन रेहान पीछे मुड़ता है, जहां लिली उसके बैग को पकड़े हुई थी। रेहान ने जल्दी से वो बैग ले लिया और कहा, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की। रेहान की बातों का लिली ने बड़े शांति से जवाब दिया, अंडस्को सर आप कल क्लब में थे और मैं वहां की होस्ट थी एंड आपने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और क्लब क्लोज होने का समय भी हो चुका था। तो मैनेजर और मैं वहीं से जा रहे थे तो बारटेंडर ने हमें आपके बारे में बताया। क्योंकि उन सबको हिंदी नहीं आती थी, वो आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे। मुझे हिंदी आती थी, जिसके कारण मुझे लगा कि अगर आप मेरे साथ जाओगे तो शायद आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, इसलिए मैंने वहां से अपने कार में बैठाया। और सर मेरे और कोई अटेंशन नहीं थी। और रही बात ये बैग की, तो ये बैग मुझे वहां टेबल में रखा मिला था और मुझे लगा ये आपका है, इसलिए मैं उसे लेकर ले आई। लेकिन आप कल बहुत ज्यादा नशे में थे, जिसके कारण आपने मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बता पाए। सुबह होने वाली थी और मैं भी बहुत थक गई, इसलिए मैं यहाँ इस रिवर के आगे कार रोक दी थी। रेहान लिली की पूरी बात सुनकर उसे समझ आया कि वो बेचारी तो बस उसका भला कर रही थी, लेकिन वो ही उससे थोड़ा रूड हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लिली ने फिर कहा, अंडस्को सर आप उठ चुके हैं तो आप अगर जा सकते अपने घर तो जाए, नहीं मैं आपको छोड़ देती हूँ। रेहान लिली के सवालों को कोई जवाब नहीं दिया। लिली ने गहरी सांस लिया और कहा, अंडस्को ओके सर, अगर आपको नहीं जाना है तो ठीक है, लेकिन मुझे जाना होगा। इतना कह वो जाने लगी, तभी पीछे से रेहान की आवाज आती है, अंडस्को हे वेट। लिली रेहान की आवाज से रुकती है। वो पीछे मुड़ के देखती है और पूछती है, अंडस्को क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं। रेहान ने हाँ में सिर हिला दिया। लिली के चेहरे में एक मुस्कान आ गई। कुछ समय बाद वो दोनों कार में थे। रेहान पहले ही बता दिया था कि उसे वो प्रिंस पैलेस होटल छोड़ दे, जो बैंकॉक के बेस्ट होटल में से एक था। इसलिए बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए वो दोनों बिल्कुल चुप थे और कार में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। लिली को इतनी क्यूट एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगा रहा था, इसलिए वो कुछ कहती है, अंडस्को वैसे सर आप बैंकॉक में ही रहते हो। रेहान ने लिली की ओर देखा, जो शांति से कार ड्राइव करते हुए आगे की ओर चेहरा की हुई थी। रेहान ने भी आगे की और अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, अंडस्को नहीं। लिली ने रेहान का इतना सुख जवाब सुना तो उसे लगा कि रेहान उससे बात करने का कोई मन नहीं है, इसलिए लिली ने भी आगे सवाल नहीं किए। तभी लिली को कुछ याद आया। वो बोलने को थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, अंडस्को सर वो आपके बैग से एक डॉक्यूमेंट गिर गया था और वो डॉक्यूमेंट नीचे फर्श में गिरने के कारण वो डॉक्यूमेंट पूरा भीग चुका था। रेहान ने हैरानी से लिली को देखा, जो कार को स्टीयरिंग संभालते हुए उसी से नजरें चुरा रही थी। रेहान ने जल्दी से बैग खोला और देखा, सच में आधे से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भीगे हुए थे। रेहान की सारी महंत पानी चला गया था। उसने कस के आंखें बंद किए और गुस्से से लिली को देखा, जो थोड़ी सी परेशानी से उसे ही देख रही थी। रेहान ने कड़क आवाज में कहा, अंडस्को कैसे हुआ ये सब। लिली ने रेहान को इतने गुस्से में देख थोड़ा डर गई। वो तब भी हिम्मत करते हुए बोली, अंडस्को सर वो जब हम आपको सोफे से उठा रहे थे तभी वो बैग नीचे गिर गया और उसके साथ पास में रखा पानी की गिलास भी, जिससे बैग और वो डॉक्यूमेंट भीग गए। रेहान कुछ नहीं बोला, गलती उसकी ही थी, क्योंकि उसे इतनी ड्रिंक करनी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए वो गुस्से से अपना मुंह घुमा लेता है।
लिली ने जब उसको देखा तो कहा अंडरस्को सर आप उन्हें फिर से बना लीजिए, आप चाहे तो मेरी मदद ले सकते हैं। रेहान तो पहले से गुस्से में था, लिली की बात सुन और गुस्सा आ जाता है। वो बोला अंडरस्को और तुम्हें लगता है ये डॉक्यूमेंट्स बनना इतना आसान है, पीछे 2 महीने से मैं ये काम में लगा हुआ हूँ और क्या कहा तुमने तुम मेरी मदद करोगी जो एक बार की होस्ट है। लिली को रेहान की बातों का जरा सा भी बुरा नहीं लगा, उल्टा वो एक स्माइल के साथ बोली अंडरस्को सर मैंने वो फाइल पढ़ी है जब मैं उसे सुखाने की कोशिश कर रही थी। रेहान ने लिली की ओर देखा और तंज भरते हुए बोला अंडरस्को ओह तो तुम दूसरे की चीजों को भी पढ़ने लगी हो। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही लिली बोली अंडरस्को सर आप गलत समझ रहे, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। एंड शायद मुझे पता है कि डेविड वॉर्नर आपके साथ डील क्यों नहीं करना चाहता है। रेहान हैरान रह गया। वो लिली को देखने लगा जो सीरियस फेस बनाए ड्राइव कर रही थी। रेहान ने पूछा अंडरस्को क्या जानती हो तुम इस बारे में। लिली ने कहा अंडरस्को रेविल। रेहान तो लिली के मुंह से रेविल नाम सुन और हैरान था। लिली ने आगे कहा अंडरस्को मुझे लगता है डेविड वॉर्नर के पीछे रेविल पड़ा है। रेहान ने कहा अंडरस्को तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो, रेविल कौन है। लिली ने उसकी ओर देखा और शांति से जवाब अंडरस्को ये सर मैं रेविल को भी जानती हूँ और आप सबको भी। रेहान लिली की बात सुन हैरान था। वो कुछ नहीं बोला और आगे देखने लगा। लिली ने आगे कहा अंडरस्को सर आप एक माफिया है राइट। रेहान ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। लिली समझ गई थी इसलिए वो बोली अंडरस्को सर मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। रेहान ने उससे पूछा अंडरस्को क्या तुम्हें माफिया की मदद करने से डर नहीं लग रहा है। अंडरस्को डर डर किस बात की, मुझे माफियास पसंद है, लिली ने चाहते हुए कहा। रेहान उसे हैरानी से देख रहा था। रेहान फिर सीरियस आवाज में पूछा अंडरस्को और तुम कैसे मेरी मदद करने वाली हो। रेहान की इतनी सीरियस आवाज सुन लिली भी सीरियस हो गई। अंडरस्को सर हमें ये पता लगाना होगा कि रेविल और डेविड के पीछे पड़ा क्यों है। रेहान भी लिली की बातों को ध्यान से सुन रहा था। लिली जो जो बता रही थी रेहान इम्प्रेस हुए जा रही थी। ऐसे ही वो प्रिंस पैलेस होटल पहुंच गए। रेहान ने जब ये देखा तो वो बोला अंडरस्को तुम मुझे यही छोड़ दो। लिली ने वही कार रोक दी। वो मुस्कुराते हुए बोली अंडरस्को सी यू सुन सर। रेहान उसकी ओर देखा जहां लिली बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। रेहान ने उसको देखा, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अंडरस्को रेहान। लिली उसके मुंह से किसी का नाम सुन हैरान थी, वो थोड़ा कंफ्यूजन में देखी तो रेहान अपना सेंटेंस पूरा किया अंडरस्को मेरा नाम रेहान है और अगर हम आगे मिले तो तुम मुझे रेहान ही कहना। लिली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा अंडरस्को ओके मिस्टर रेहान। रेहान ने उसकी ओर देखा और पूछा अंडरस्को तुम्हारा नाम। लिली ने अपने सर पर हाथ देते हुए बोली अंडरस्को ओह मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया, मेरा नाम शिविका है, लेकिन मैं यहाँ लिली नाम से जानी जाती हूँ। रेहान ने उसकी ओर देखा और कहा अंडरस्को ओके मिस शिविका जल्द मिलते हैं। इतना बोल वो कार से उतर गया। लिली रेहान को ऐसे जल्दी जाते देख हैरान थी। वो बोली अंडरस्को ओके मिस्टर रेहान। रेहान चला गया था। लिली वही कार में बैठी हुई थी। वो जाने ही वाली थी कि उसके कार विंडो साइड एक नॉक हुआ। हैरानी से वहां देखी जहां रेहान खड़ा था। वो कार का शीशा नीचे करते हुए बोली अंडरस्को मिस्टर रेहान आप गए नहीं। रेहान ने कहा अंडरस्को क्या तुम मेरी मदद करोगी। लिली ने कंफ्यूजन में पूछा अंडरस्को कैसी मदद। रेहान ने कहा अंडरस्को मेरे ये फाइल रेडी करने में मैं समझ चुका हूँ तुम बहुत टैलेंटेड हो। लिली ने कहा अंडरस्को ओके मिस्टर रेहान आई एम रेडी। रेहान ने मुस्कुराया और कहा अंडरस्को ओके शाम को रेडी रहना। इतना कह वो जाने लगा। लिली बस उसे जाते हुए देख रही थी। ऐसे ही वो दोनों रोज मिले और रेविल और डेविड वॉर्नर के बीच की हर इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे इन दिनों। प्रेजेंट टाइम। लिली ये सब सोच ही रही थी कि रेहान ने कहा अंडरस्को मिस शिविका। शिविका होश में आई। वो बोली अंडरस्को हाँ। रेहान ने कहा अंडरस्को कहाँ खोई हो तुम। लिली ने कहा अंडरस्को नो मिस्टर रेहान हम अच्छे फ्रेंड्स हैं और इतने दिनों से आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला अंडरस्को हाँ हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे वाले। रेहान ने कहा अंडरस्को अच्छा मिस शिविका मैं चलता हूँ। लिली ने भी हाँ कह दिया। रेहान वहां से चला गया और लिली उसको जाता हुआ देखती है।
तभी लिली को किसी का कॉल आता है, वो उठाए और बोली अंडरस्को यस सर। दूसरे तरफ की बात सुन लिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उस मुस्कान कुछ अलग सी थी। लिली ने कहा अंडरस्को ओके सर, आई एम कमिंग टू इंडिया। इतना बोलते ही वो वहां से जाने लगी। वही दूसरी ओर इंडिया में आरिफ के हाथों में वही छुपा हुआ फोन था। उसने कुछ टाइप किया ही था, उसे महसूस हुआ उसके कंधे पर किसी का हाथ है। आरिफ चौंक गया। तभी पीछे से नवीन की आवाज आए, अंडरस्को भाई आरिफ तुम यहाँ हो और तुमने मुझे उस मेघना के पास नीचे छोड़ के ऊपर आ गए। आरिफ ने जब नवीन की आवाज सुन तो वो और घबरा गया। वो पीछे मुड़ा। नवीन उसको देख चौंक गया, क्योंकि आरिफ आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। नवीन ने जल्दी से पूछा अंडरस्को क्या हुआ आरिफ, तुम क्यों रो रहे हो। आरिफ जल्दी नवीन के गले लग गया। आरिफ ने कहा अंडरस्को नवीन मुझे वाइफी जी की बहुत याद आ रही है। आरिफ के चेहरे पर तब एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना फोन अपने पॉकेट में रख लिया। नवीन ने आरिफ को कंसोल करते हुए कहा अंडरस्को आरिफ टेंशन मत लो, मेरी रेहान से बात हुई है, मान्या 2 दिन में ही इंडिया वापस आ जाएगी। आरिफ ने जल्दी उसके गले हत्ते हुए कहा अंडरस्को सच में। नवीन ने कहा अंडरस्को हाँ। आरिफ खुश हो गया। तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज आए। वो दोनों ने पीछे देखा जहां मेघना खड़ी थी। मेघना ने कहा अंडरस्को सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, बट तुम दोनों नीचे आ ही नहीं रहे थे तो मैं ऊपर आ गई तुम दोनों को देखने, पर शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। नवीन और आरिफ को समझ नहीं आया। तब वो दोनों ने अपनी पोजीशन देखा, जिसे देख वो दोनों जल्दी से दूर हो गए। अगर कोई भी उनको ऐसे एक दूसरे के पास देखता तो गलत ही समझता। उन दोनों को ऐसे दूर होते देखा तो हंस पड़ी। वो जोर जोर से हंस रही थी, जिससे वो दोनों एम्बैरेस्ड फील हुआ। आरिफ ने कहा अंडरस्को मेघना जी आप गलत समझ रही है वो तो। मेघना ने कहा अंडरस्को तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये नवीन ही तुम्हारे पास गया होगा। नवीन ने हैरानी से मेघना को देखा और पूछा अंडरस्को क्या कहा तुमने, तुम कहना क्या चाहती हो। मेघना ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा अंडरस्को जो सच है वही। नवीन अब चिढ़ गया। उसने कहा अंडरस्को मेघना। मेघना उन दोनों को वही छोड़ वहां से चली जाती है। नवीन ये देख और गुस्सा आता है, वो उसके पीछे जाने लगा, लेकिन रुककर आरिफ को देखता है और कहता है अंडरस्को सॉरी आरिफ, उसकी बातों को इग्नोर करना, वो कभी कभी अजीबोगरीब बात करती है। आरिफ ने कहा अंडरस्को ओके। नवीन ने जल्दी से मेघना के पीछे गया। वही आरिफ ने गहरी सांस ली और बोला अंडरस्को बच गया तू आरिफ, वरना आज ही तेरा भांडा फूट जाता। इतना बोल वो अपना फोन को अपने ड्रॉ में रख देता है। वही बाहर नवीन मेघना के पीछे जा रहा था। वो उसका नाम पुकार रहा था अंडरस्को मेघना। मेघना वेट। मेघना ने बिना पीछे मुड़े ही कहा अंडरस्को नो, मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेघना का ऐसा रवैया देख नवीन को बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से मेघना के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मेघना ने उसको देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली अंडरस्को लीव माय हैंड, तुम मुझे पकड़े क्यों हो, छोड़ो मुझे। नवीन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो बोला अंडरस्को तुम क्या कह रही थी, मुझे मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं लड़को इंटरेस्ट रखता हूँ। मेघना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की और उसके आंखों में देखकर जवाब देती है अंडरस्को और मैं क्या समझूं, न तुम मेरे करीब आते हो न मुझे आने देते हो। तुम्हारी इतनी सुंदर वाइफ है फिर भी तुम उसको देखते भी नहीं हो, तो मुझे लगा तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट होगा। मेघना की बात सुन नवीन को बहुत गुस्सा आया। वो बोला अंडरस्को अच्छा, अगर मुझे लड़कों में इंटरेस्ट होता तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो सबूत है कि मैं नॉर्मल लड़का हूँ। मेघना ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने पेट की ओर और एक फीकी सी मुस्कान से बोली अंडरस्को चलो, तुम्हें याद तो है कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है मेरे पेट में, वरना मुझे लगा था तुम कब का भूल चुके हो। मेघना की ये बात सुन नवीन हाथों की गिरफ्त मेघना के हाथों से ढीली हो गई। इसी चीज का फायदा उठा के मेघना अपना हाथ छुड़ा लिया और पीछे जैसे मुड़ी उसका पैर मुड़ गया। वो दोनों सीढ़ियों के किनारे थे। मेघना गिरने लगी। मेघना सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त में नवीन ने उसको पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया और पीछे मुड़ गया, जिससे दोनों सीढ़ियों से गिर गए। लेकिन नवीन ने मेघना को पूरा कस के पकड़ा था और उसके सर और बॉडी को खुद से पूरा कवर किया हुआ था, जिससे मेघना को कोई चोट न आए। वैसे भी वो दोनों आधे सीढ़ियों में खड़े थे, इसलिए वो दोनों ज्यादा ऊपर से नहीं गिरे और नीचे गिर मेघना नवीन के ऊपर थी।
और नवीन उसके नीचे। सब सर्वेंट्स ये सब देख घबरा गए और जल्दी से इन दोनों के पास गए। वही नवीन ने भी खुद को संभाला और जल्दी से मेघना को देखता है जो बेहोश हो गई थी। नवीन ये देख घबरा जाता है। वो बोला अंडस्को मेघना, मेघना उठो। इतना बोल वो उसके गाल में थपथपाने लगता है लेकिन मेघना नहीं उठती है। उसने जल्दी से सर्वेंट से कहा अंडस्को नी पानी लाओ जल्दी। वही अभी तक आरिफ भी इतना शोर सुनकर नीचे आ गया था। उसने देखा नवीन और मेघना नीचे फर्श में बैठे और नवीन की गोद में मेघना आंख बंद किए हुए है। वो परेशानी से वहां गया और पूछा अंडस्को क्या हुआ मेघना जी को। नवीन तो बहुत परेशान था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी एक सर्वेंट ने कहा अंडस्को सर, नवीन सर और मेघना मैम सीढ़ियों से गिर गए और मेघना मैम बेहोश हो गई है। आरिफ परेशान हो गया और नवीन को कहा अंडस्को देखा नवीन, हमें जल्दी मेघना जी को डॉक्टर को दिखाना होगा। नवीन ने भी कहा अंडस्को हाँ हाँ जल्दी जल्दी डॉक्टर बुलाओ। तभी वो सर्वेंट ने पानी लेकर आ गया और नवीन को देता है। नवीन जल्दी से मेघना के ऊपर पानी छीटा लेकिन मेघना को होश नहीं आया। नवीन ने फिर से पानी उसके चेहरे पर छीटा तो मेघना को थोड़ा थोड़ा होश आया। उसने अपने आंखें धीरे से खोले। मेघना को होश आता देख नवीन खुश हो गया। उसने जल्दी से कहा अंडस्को मेघना तुम ठीक तो हो ना। मेघना ने धीरे से कहा अंडस्को मेरा बच्चा। बच्चे की बात सुन वो भी टेंशन में आ गया। उसने जल्दी से कहा अंडस्को हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेघना ने जब नवीन की बात सुनी तो मुस्कुरा दी और फिर से बेहोश हो गई। मेघना को फिर से बेहोश देख नवीन फिर से परेशान हो जाता है। वो जल्दी से मेघना को कहता अंडस्को मेघना मेघना, लेकिन कोई फायदा नहीं, मेघना होश में नहीं आई। नवीन परेशान हो गया। आरिफ ने कहा अंडस्को नवीन जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और मेघना जी को उठा के रूम में लेता आओ। नवीन जल्दी से हरकत में आया और मेघना को गोद में उठा के जाने लगा। वो दोनों हाल के गेस्ट रूम में चले गए और नवीन ने मेघना को बेड पर लेटा दिया। आरिफ ने सर्वेंट्स के हेल्प से एक डॉक्टर को बुला लिया। कुछ समय में ही डॉक्टर आ गई। नवीन ने जल्दी से कहा अंडस्को डॉक्टर देखिए मेरी वाइफ सीढ़ियों से गिर गई थी और बेहोश हो गई है। डॉक्टर जल्दी से मेघना को चेक करती है और कहती है अंडस्को एवरीथिंग इज फाइन मिस्टर नाथ, आपकी वाइफ बस शॉक के कारण बेहोश हो गई थी। नवीन को अब चैन मिला। उसने जल्दी से पूछा अंडस्को डॉक्टर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना। डॉक्टर हैरान रह गई। वो बोली अंडस्को मिसेज नाथ प्रेग्नेंट है। नवीन ने जल्दी से कहा अंडस्को हाँ डॉक्टर। डॉक्टर ने जल्दी से फिर चेक किया लेकिन वो कुछ चेक कर पाती तभी मेघना ने अपने आंखें खोले और कहा अंडस्को कहाँ हूँ मैं। तभी मेघना ने जल्दी से अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गई। उसने जल्दी से कहा अंडस्को डॉक्टर डॉक्टर यहाँ क्या कर रही है। नवीन मेघना को होश में आता देख खुश हो जाता है। वो जल्दी से मेघना के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के जल्दी से बोलता है अंडस्को मेघना तुम ठीक तो हो ना। मेघना कंफ्यूजन में नवीन को देखती है और पूछती है अंडस्को क्यों, मुझे क्या हुआ है। नवीन ने कहा अंडस्को मेघना हम दोनों सीढ़ियों से गिर गए थे। मेघना ने जब ये बात सुनी तब उसे याद आया कि नवीन और वो सीढ़ियों के पास लड़ रहे थे और जब मेघना पीछे मुड़ी तो उसका पैर मुड़ गया जिसके कारण वो गिरने लगी। लेकिन इन वक्त पर नवीन ने उसे पकड़ लिया था लेकिन सिंधिया थोड़ी राउंड शेप के होने के कारण दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गए। उसे अच्छे से याद है जब वो सीढ़ियों से नीचे गिर रहे थे तब नवीन ने उसे कस के पकड़ रखा था जिससे उसका भार सब नवीन के ऊपर आ गया था। इसलिए मेघना को चोट नहीं आई थी लेकिन शोक के कारण वो बेहोश हो गई थी। मेघना ने जल्दी से नवीन से पूछा अंडस्को नवीन तुम ठीक हो, मुझे याद है जब मैं गिर रही थी तो तुम मुझे बचाने के लिए खुद भी गिर गए थे। नवीन को बहुत अच्छा लगा जब मेघना ने ये पूछा। उसने मेघना के चेहरे पर हाथ रखा और कहा अंडस्को मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर आई है, वो हमारे बच्चे को चेक करेगी कि तुम सीढ़ियों से गिरने से बच्चे को कुछ हो न गया हो। नवीन की ये बात सुन मेघना का चेहरे पर परेशानी आ गई। वो जल्दी से बोली अंडस्को नहीं, मैं कोई चेकअप नहीं कराऊंगी, इस डॉक्टर को बोलो यहाँ से चले जाने। नवीन हैरान रह गया। वो बोला अंडस्को मेघना वो हमारे बच्चे को चेक करेगी, वो इसलिए ही आए है। मेघना ने नवीन के हाथों को खुद से दूर करते हुए कहा अंडस्को नहीं मैं नहीं कराऊंगी, कहा ना मेरा बच्चा ठीक है, कोई चेकअप की जरूरत नहीं है, मुझे चले जाओ तुम सब। नवीन ने मेघना को पकड़ने की कोशिश की अंडस्को मेघना क्या बोल रही हो,
हमें चेकअप की जरूरत है। लेकिन मेघना ने नवीन के हाथ को दूर कर दिया और उससे दूर होने लगी। अंडस्को मत पकड़ो मुझे, नहीं करवाना मुझे कोई चेकअप, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, चले जाओ यहाँ से। नवीन ने उसको पकड़ लिया और मेघना को समझाते हुए कहा, अंडस्को मेघना होश में आओ, हमारे बच्चे जिंदगी का सवाल है। लेकिन मेघना नहीं मानी, उसने नवीन का हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, अंडस्को नहीं जरूरत है मुझे, और तुम्हें कब से इस बच्चे की फिक्र होने लगी? वैसे भी तुम तो इस बच्चे को बोझ समझते हो, अगर बच्चे को कुछ हो भी जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? नवीन मेघना की बात सुन आवाक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था मेघना उससे ऐसे बात कर सकती है। मेघना उसके हाथ को पूरा झटक देती है और कहती है, अंडस्को मेरा और मेरे बच्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर नवीन नाथ, मैं खुद अपना और अपने बच्चे का ख्याल कर सकती हूँ। मेघना की ये सब बातें नवीन के दिल में किसी गर्म शीशे की तरह उतर रही थी। क्या उन दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई थी कि नवीन अपनी पत्नी और खुद के बच्चे की फिक्र भी नहीं कर सकता था? नवीन ने खुद को संभाला और कहा, अंडस्को मेघना बस, मैं चाहता हूँ तुम बस। वो कुछ कहता उससे पहले ही मेघना ने कहा, अंडस्को नहीं, मतलब नहीं, चले जाओ तुम सब यहाँ से, सबके सब। नवीन बस मेघना को देखता रह गया, उसके पास शब्द नहीं थे मेघना के ऐसे बर्ताव का। वही आरिफ उन दोनों को देख परेशान हो गया। उसने नवीन को देखा, जिसे देखकर पता चल रहा था कि मेघना को बातें उसे कितनी चुभी है, कितना हट हुआ है। वो जल्दी से नवीन के पास गया और धीरे बोला, अंडस्को नवीन, मुझे लगता है हमें मेघना जी को थोड़ी देर अकेले छोड़ देना चाहिए। नवीन ने बेबस होकर आरिफ को देखता है और बिना कुछ किसी को कहे चले जाता है। वही आरिफ ने सबको कहा, अंडस्को तुम सब भी चले जाओ, मेघना जी आराम करना चाहती है। सब सर्वेंट्स भी वहां से चले गए। तभी आरिफ ने मेघना को देखा, जो नीचे अपनी आंखें गड़ाए बैठी थी। उसने धीरे से कहा, अंडस्को मेघना जी, मुझे नहीं पता आपके और नवीन के बीच कैसा रिश्ता है, लेकिन मैं इतना तो आज के नवीन के बर्ताव को देख समझ चुका हूँ, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं और आप ही उनसे प्यार बहुत करती है। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों है, लेकिन आशा करता हूँ कि आप दोनों अपने रिश्ते को ठीक कर ले। इतना बोल वो जाने लगता है। तभी मेघना ने धीरे से पूछा, अंडस्को आपको ऐसा क्यों लगता है कि नवीन मुझसे प्यार करता है? आरिफ रुक गया। उसने दरवाजे के पास ही मुड़ के मेघना को देखता है, जो अभी भी सिर नीचे किए हुई थी। उसने मेघना के सवालों का उत्तर देते हुए कहा, अंडस्को नवीन के आंखों में ही उनका प्यार दिखता है। हाँ, शायद वो जताते नहीं होंगे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाते हैं, और उनकी ये आंखें तो आप रोज देखती है, क्या आपको उनका प्यार नहीं दिखता है? मेघना ने अब अपना सिर ऊपर किया। उसको देख आरिफ चौंक गया, क्योंकि मेघना कब से सिर नीचे किए रो रही थी। आरिफ कुछ कहता उससे पहले ही मेघना ने अपने आंसू पोंछे और कुछ ऐसा कहा जिससे शायद सबकी जिंदगी में भूकंप ला सकता था। नवीन, जो बाहर हाल के पिलर के सामने पीठ और हाथ बांधे खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पूरी सुनी थी, जैसी कि उसकी दुनिया उससे दूर जा रही हो। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। उसने पीछे मुड़ा, जहां आरिफ खड़ा था और उसे ही देख रहा था। उसने पूछा, अंडस्को तुम ठीक तो हो? नवीन ने एक बड़ी सी स्माइल दी और कहा, अंडस्को क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उस नचुरी की बातों को सीरियस नहीं लेता। वैसे उसने गलत कहाँ कहा, मुझे उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? वो तो इंडिपेंडेंट वुमेन है, उसे पता होगा कि क्या सही है क्या गलत। मुझे उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? उसकी बातें जो एक मुस्कान से शुरू हुई थी, वो अब उदासी में बदल गई थी। नवीन को सच में बहुत दुखी था। उसका दिल आज कांच की तरह टूट चुका था। आरिफ ने उसको कुछ नहीं कहा और नवीन के गले लग। नवीन को भी अभी शायद किसी की जरूरत थी। उसे भी शायद किसी के कंधों की जरूरत थी, जिस पर वो सर रख कर रो सके। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये दिल का दर्द था, वो दर्द जिससे भगवान भी नहीं बच पाए हैं। तो नवीन तो फिर भी इंसान था। उसने कस के आरिफ को पकड़ लेता है और अपने आंसू को उसके कंधे में अपने आंसू को बहाता है। आरिफ भी उसके पीठ को रब कर रहा था। उसे सांत्वना देते हुए बोला, अंडस्को नवीन, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेघना जी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ, वो ठीक हो जाएगी। नवीन उसके अलग होता है और आशा का भाव लाते हुए बोला, अंडस्को क्या सच में हम दोनों का रिश्ता ठीक हो सकता है? आरिफ ने हाँ में सिर हिला दिया। नवीन ने ये देख खुश हो जाता है और आरिफ के फिर से गले लग जाता है।
नवीन बोला अंडस्को मैं बहुत ख्याल रखूंगा मेघना उसे और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। आरिफ ने बस हाँ कह दिया लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी उसे वहां वो डॉक्टर दिखाई दी जो शायद वहीं ही आ रही थी। उसने जल्दी से नवीन को बोला अंडस्को नवीन मुझे अभी कहीं जाना है और तुम यही सोचो कि क्या क्या करना है मैं आता हूँ अभी। नवीन ने हाँ में सिर हिला दिया। आरिफ उस डॉक्टर के पास चला जाता है। वो डॉक्टर थोड़ी दूर थी जिसके कारण नवीन उसको नहीं देख पाता है। आरिफ उस डॉक्टर के सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है अंडस्को आप गई नहीं अभी तक। वो डॉक्टर बोली अंडस्को नहीं मुझे मिस्टर नाथ को एक इंफॉर्मेशन देनी है। आरिफ ने कहा अंडस्को नवीन अभी ठीक नहीं है वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहता जो कहना है मुझे बोल दीजिए। वो डॉक्टर बोली अंडस्को सॉरी सर बट मुझे मिस्टर नाथ से ही बात करनी होगी। आरिफ ने कहा अंडस्को और मैंने कहा नवीन अभी बात नहीं कर सकता है जो कहना है मुझे कहो। वो डॉक्टर ने थोड़े गुस्से से कहा अंडस्को देखिए सर हम किसी के पर्सनल बात उनके घर वालों को ही बता सकते हैं आप। आरिफ ने उस डॉक्टर के बातों को कंप्लीट नहीं होने देता और कहता है अंडस्को मेघना मेरी बहन है आज से अब हम दोनों का एक भाई बहन वाला रिश्ता है अब आप मुझे बता सकती है। वो डॉक्टर हैरानी से आरिफ को देख रही थी जिसके चेहरे पर आज कोई भाव नहीं था। उस डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा अंडस्को देखिए सर मुझे नहीं पता मिस्टर नाथ और मिसेज नाथ के बीच कैसा रिश्ता है लेकिन मिसेज नाथ प्रेग्नेंट नहीं है। आरिफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। वो बोला अंडस्को ठीक है लेकिन ये बात तुम नवीन को नहीं बताओगी। वो डॉक्टर हैरान रह गई। वो बोली अंडस्को बट सर क्यों हो। आरिफ ने कहा अंडस्को वो क्यों है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है वो उन दोनों को मैटर है। डॉक्टर ने कहा अंडस्को बट सर हमें ये बात मिस्टर नाथ को बताना जरूरी है। आरिफ ने थोड़े से डरावने आवाज में कहा अंडस्को मैंने जो कहा उसे दिमाग में घुसा लो नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं किसी के दिमाग में बातें घुसाने के। आरिफ की इतनी डरवानी धमकी सुन डॉक्टर डर गई। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। आरिफ ने कहा अंडस्को अब आप यहाँ से जा सकती है। डॉक्टर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और जाने लगी तभी आरिफ ने फिर से डॉक्टर को रोका अंडस्को हे रुको। डॉक्टर रुक गई और पीछे मुड़ी। आरिफ ने कहा अंडस्को मैं चाहता हूँ तुम मेघना का हेल्थ चेक करो और पता करो उसे सच में कोई बड़ी डिसीज है कि नहीं। डॉक्टर कंफ्यूज हो गई लेकिन फिर भी हाँ में सिर हिला दिया। वही दूसरी तरफ मान्या सनशाइन चैरिटी ऑक्शन में आई हुई थी। उसे बहुत बोरिंग लग रहा था वो ऑक्शन तभी एक वेटर वहां से जा रहा होता है। मान्या उसको रोक के एक रेड वाइन का जूस ले लेती है और पीने लगती है। वहां बहुत अमीर आमिर शख्सियत आए हुए थे और वहां मान्या भी ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट की ओर से आई हुई थी। क्योंकि मानन लिमिटेड की प्रेसिडेंट कौन है कोई जानता नहीं था इसलिए मान्या ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट की ओर से आई थी। तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई दी अंडस्को अरे पता है मुझे पता चला है आज नायर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट मिस्टर रंजीत नायर यहाँ आए हुए हैं। दूसरे आदमी ने कहा अंडस्को सच में उनसे मिलने की तमन्ना तो मुझे कब से थी। बहुत मैगजीन्स और आर्टिकल में उनको मैंने देखा और पढ़ा है उनसे मैं एक बार बात कर लूं तो शायद मेरे बिजनेस की उन्नति बढ़ जाए। पहले आदमी ने कहा अंडस्को तुम सही कह रहे हो मिस्टर नायर से हाथ मिलना जैसे सोने में सुहागा जैसी बात हो जाएगी लेकिन वो मिलेंगे तब ना। दूसरे आदमी ने कहा अंडस्को सही कहा तुमने लेकिन हमें आज कोशिश करके देखना चाहिए। वैसे भी उनका बेटा जो नायर इंडस्ट्रीज का सीईओ है वो तो कभी मीडिया में आया नहीं और कैसा दिखता है वो भी किसी को नहीं पता लेकिन उसके बारे में खबर मिलती रहती है कि वो बहुत खतरनाक और उनका बिजनेसमैन है। नायर इंडस्ट्रीज जब से उसके हाथ में आए हैं तब से वो ऊंचाई छू रही है। पहले आदमी ने कहा अंडस्को सही कहा तुमने वो बहुत मिस्टीरियस है। उसके बारे में बहुत कम कोई आर्टिकल में लिखा होगा। दूसरे आदमी ने कहा अंडस्को सही कहा तुमने लेकिन छोड़ो हमें क्या बेटा न सही उसके बाप से तो आज मिल ही सकते हैं। इतना बोल वो दोनों हंसने लगे। वही मान्या वाइफ का सिप लेते लेते उन दोनों नमूनों की बात ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर कोई ये नहीं पढ़ सकता था कि वो क्या सोच रही है। तभी होस्ट की आवाज आई गुड इवनिंग एवरीवन थैंक यू आप सब इस चैरिटी ऑक्शन में आकर उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आए। आज के इस चैरिटी को हम और स्पेशल बनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी इस चैरिटी के ऑर्गेनाइजर मिस्टर रंजीत नायर को जो है नायर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट। लिली की बात सुन सब लोगों ने तालियां बजाई लेकिन मान्या बस स्टेज को देखे जा रही थी।
उसे कोई मतलब नहीं था कौन आ रहा है कौन नहीं। तभी 50-52 साल का एक आदमी ब्लू कलर के सूट पहने आता है। उसके चेहरे पर एक चमक थी, एक रुतबा था जो हर किसी आम इंसान के पास नहीं होता। मान्या उस आदमी को देख हैरान रह जाती है। मिस्टर नायर स्टेज में आते हैं और सबकी आंखें मिस्टर नायर को देखकर जम सी जाती है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार थी, उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो 55 साल के हैं, वो सच में बहुत हैंडसम थे। अगर कोई उनकी रियल एज नहीं जानता तो पक्का वो उन्हें 35-40 साल का ही समझते। तभी मिस्टर रंजीत नायर अपनी स्पीच देते हैं। अंडरस्को हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ रंजीत नायर, नायर इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट। मुझे खुशी है कि आप सब अपने कीमती समय में से वक्त निकालकर इस चैरिटी ऑक्शन में आए और आप सब इस चैरिटी में अपना योगदान देना चाहते हैं। ये जानकर अच्छा लगा। मैं ये चैरिटी पिछले कई सालों से कर रहा हूँ और ये चैरिटी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। आज की चैरिटी ऑक्शन में भी मैं यही सबसे उम्मीद रखता हूँ कि इस ऑक्शन को पीछे सालों से भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाए। मान्या बस रंजीत नायर को घूर रही थी, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो उनको देख कुछ सोच रही है। वही रंजीत नायर अपनी स्पीच देकर चले गए और फिर से लिली वापस आए और चैरिटी को स्टार्ट करते हुए बोली, अंडरस्को ओके एवरीवन, अब आपके सामने कुछ चीजें आएगी और आप सबको वो चीजों की बोल लगानी है। लिली की बात सुन सब ने हाँ में हिलाया। धीरे धीरे वहां पर एक कीमती चीजें आने लगी। पहले वहां पर एक सुंदर सा नेकलेस आया जिसमें कीमती हीरे लगे हुए थे, जिसे देख सबकी आंखें चमने लगी। तभी लिली ने कहा, अंडरस्को लुक इट, दिस इज ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। ये डायमंड नेकलेस कोई आम डायमंड नेकलेस नहीं है। कहा जाता है ये डायमंड नेकलेस महारानी सोनमय का है, जिसकी ये खूबसूरत हीरो की हार को नायर खानदान ने संभाल के रखा है। तो देख क्या रहे हैं, लगाए बोली इस खूबसूरत हीरे के हार के लिए। सब बोली लगाने लगे। सबको उस हीरे के हार को चाहिए था, खासकर औरतों को। वो तो उस हीरे के हार को देख मोहित ही हो गई थी और उनके हस्बैंड भी उन्हीं के लिए ये कर रहे थे और ये भी दिखा रहे थे कि वो कितना अमीर है। मान्या को उस हीरे के हार से कोई मतलब नहीं था, चाहे वो हार किसी भी महारानी का हो। तभी उसे अपने बगल में एक औरत की आवाज आई। वो बोल रही थी, अंडरस्को अंशुमन देखिए ना कितना सुंदर हार है, हमें वो हार चाहिए किसी भी कीमत में। अंशुमन जी ने उस तरफ देखा जहां वो हार था। वो प्यार से बोले, अंडरस्को जी जरूर, हम जरूर आपके लिए वो नेकलेस जरूर लेंगे। सारिका सारिका जी खुश हो गई और अपने पति के हाथ को कस गले लगते हुए बोली, अंडरस्को आप बहुत अच्छे अंशुमन। अंशुमन जी भी गले लगते हुए बोले, अंडरस्को आपके लिए कुछ भी। मान्या उन दोनों को देख रही थी। वो जानती थी वो दोनों कौन है। वह थे सिंह कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिस्टर अंशुमन सिंह और उनकी वाइफ मिसेज सारिका सिंह थी। उन्हें कौन नहीं जानता था, और ऐसे चैरिटी में दिखना वो तो बहुत आम बात थी। तभी उसके दाएं तरफ किसी और की आवाज आई। मान्या अपने दाएं तरफ देखती है जहां एक और कपल थी जो बोल रही थी, अंडरस्को देवज जी मुझे वो हार चाहिए जैसे भी करके, अगर आपने मुझे नहीं दिया तो देखिए मैं आपका क्या हाल करती हूँ। मिस्टर देवज उस तरफ देखते हैं जहां वो हार था। वो बोले, अंडरस्को अरे भाग्यवान, ले दूंगा, तुम इतना हाइपर क्यों हो जाती हो मेरी अभा रानी। वैसे भी हमें यहाँ मिस्टर नायर से मिलना है, तुम तो यहाँ आकार भी बस इस सब चीजों में लग गई। अभा जी ने जब ये सुना तो वो गुस्सा हो और मिस्टर देवज को घूरते हुए बोली, अंडरस्को हाँ हाँ, मैं तो हमेशा आपके पैसे उड़ाती फिरती हूँ ना, जाओ जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ। मैं अभियुक्त को बोल दूंगी, वही मेरे लिए ला देगा, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। मिस्टर देवज जी थोड़े से चिढ़ के बोले, अंडरस्को तुम मुझे उकसा रही हो। अभा भूलो मत, मैं रॉय ग्रुप्स का अभी भी चेयरमैन हूँ। अभा जी नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को आए बड़े चेयरमैन, हम एक हार लेने बोल रही हूँ तो मुझे बस बहाना दे रहे हैं। मिस्टर देवज बोले, अंडरस्को देखो फिर मैं कैसे तुम्हारे लिए ये नेकलेस लेता हूँ। अभा जी ने एक स्माइल दे दी, उन्हें पता था अपने पति से काम कैसे निकलवाना है। मान्या उन दो कपल्स को देख रही थी जो दोनों अपने प्यार करने का तरीका शो कर रहे थे। कोई केयर करते हुए दिखा रहा था, कोई नोकझोंक करके। वो दोनों ही बड़े प्यारे थे। वो दोनों ने एक साथ बोली लगाए, अंडरस्को 10 करोड़। उन दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। वही मान्या भी उन दोनों को कपल्स को ही देख रही थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था दोनों को देखकर। मिस्टर एंड मिसेज सिंह ने जब मिस्टर एंड मिसेज रॉय को देखा तो हैरान रह गए। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की। तभी लिली बोली, अंडरस्को कोई और है जो और बोली लगाना चाहता है। तभी किसी आदमी ने कहा, अंडरस्को 13 करोड़।
मान्या बस उन दोनों कपल्स को देख रही थी, उसे पता था वो कौन है। वो दोनों संबंधन थे एक दूसरे के, यानी मिस्टर एंड मिसेज रॉय के बेटे मिस्टर अभियुक्त रॉय और मिस्टर एंड मिसेज सिंह की बेटी आद्रिका सिंह की शादी हो चुकी थी और उनकी शादी की खबर पूरे मीडिया में छाई हुई थी। ओबियस सी बात है मान्या को भी था। वो अब सामने की ओर देखती है जहां वो नेकलेस कोई और ही ले रहा था। लिली ने स्माइल के साथ कहा अंडस्को और किसी को बोली लगानी है। किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक देवज जी और अंशुमन जी ने भी कुछ नहीं कहा। तभी लिली ने फिर से कहा अंडस्को तो ये नेकलेस मिलता है मिस्टर राजवंशी को। इतना बोल वो वहां से जाने लगती है। मिस्टर रंजवंशी को वो हार दे दिया जाता है। वही मान्या ने जब देखा वो दोनों कपल्स अब एक साथ किसी और टेबल में बैठ गए, मान्या ने स्माइल की। ऐसे बहुत सारे कीमती सामान आता रहा और मान्या को उस सामान से कोई लेना देना नहीं था। वो बस वहीं अकेली बैठी रही। उसके हाथ में एक जूस का ग्लास था और वो बड़ी अदा से उसे अपने होठों से लगाई हुई थी। तभी एक और अनाउंसमेंट हुआ अंडस्को लेडीज एंड जेंटलमैन अब पेश एक बहुत कीमती स्वॉर्ड जो है द मन्य स्वॉर्ड। मान्या ने जब वो स्वॉर्ड का नाम सुना तो हैरान रह गई। वो सामने की ओर देखती है, जहां उस स्वॉर्ड को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे कुछ धुंधली यादें याद आती है जहां एक बच्ची एक बड़े से म्यूजियम टाइप के कमरे में थी जहां बहुत से पेंटिंग और बहुत से पुरानी तलवारें रखी हुई थी। उसी के बीच में ये तलवार थी। तभी वो बच्ची बोली अंडस्को मोम ये कौन सी तलवार है। तभी एक सुंदर सी औरत ने कहा अंडस्को मान्या ये तलवार मन्य तलवार है, जो हमारे खानदान की आन और शान है। इस तलवार की सुरक्षा हम वर्षों से किए जा रहे हैं और तुम्हें भी करना है। बोलो करोगी ना। छोटी मान्या बड़े ही शांत और मजबूती से कहा अंडस्को हाँ मोम मैं करूंगी। अपनी मोम को खोने के बाद से वो तलवार मान्या को कहीं नहीं मिली, लेकिन यहाँ वो तलवार देख मान्या हैरान थी। तभी किसी की बोली लगी अंडस्को 5 करोड़। किसी दूसरे ने कहा अंडस्को 10 करोड़। ऐसे करते करते सब अपनी बोली बढ़ाते रहे। उन सबको मन्य स्वॉर्ड चाहिए था। मन्य स्वॉर्ड किसे नहीं चाहिए था। वो बहुत खास तलवार थी जिसे सब चाहते थे। वो तलवार जिस किसी के भी घर में होता है वो राजा कहलाता है, और वो स्वॉर्ड सबको ही चाहिए था। लिली ने देखा सब पागलों की तरह वो स्वॉर्ड के लिए लड़ रहे हैं। तभी लिली ने परेशानी से कहा अंडस्को एक मिनट आप सबको मैंने ये तो बताया ही नहीं, ये स्वॉर्ड 40 बिलियन के आगे नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये स्वॉर्ड बहुत खास है जैसा कि आप सब ही जानते हैं और मिस्टर नायर इसे आसानी से नहीं देने वाले हैं। 40 बिलियन सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था एक तलवार की कीमत उन्हें इतनी देनी पड़ेगी। वो सब एक स्वॉर्ड के लिए 40 बिलियन वो लोग नहीं दे सकते थे। ऐसे सब शांत हो गए और किसी ने भी वो तलवार नहीं लिया। वही मिस्टर रंजीत नायर भी खुश थे। वो नहीं चाहते थे कि वो तलवार की बोली लगे और वो बिके। उन्होंने इसलिए ये तरकीब लगाई थी। तब किसी की आवाज आए अंडस्को ओके आई वांट दिस स्वॉर्ड सो आई गिव 40 बिलियन। ये सुन मिस्टर रंजीत नायर चौंक गए और उस तरफ देखने लगे जहां से वो आवाज आई थी। वही सब लोग भी चौंक गए थे। को कौन है जो 40 बिलियन खर्च करने को तैयार है, वो भी इस तलवार के लिए। वो कोई और नहीं मान्या थी जिसके आंखों में एक आंख थी। मान्या को देख कुछ लोग समझ गए थे वो कौन थी। वैसे किसी ने मान्या को माफिया के रूप में नहीं जानते थे, लेकिन एक्ट्रेस के रूप में जानते थे। लेकिन हैरानी तो इस बात की थी बंगलो की एक एक्ट्रेस इतने बड़े अमाउंट में ये तलवार लेने को कह रही थी, जिसे लेने के बारे में बड़े से बड़े बिजनेसमैन लोग सोचने को छोड़ दिए थे। मान्या को सब लोग हैरानी से देख रहे थे। मान्या भी जानती थी कि वो सब उसकी ओर क्यों देख रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लिली ने जब मान्या को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोली अंडस्को सो मिस मान्या क्या आप 40 बिलियन देने को तैयार है। मान्या ने बड़े ही सर्द और शांति से कहा अंडस्को येस आई डू। मान्या की बात सुनकर सब हैरान हो रहे थे। वो सब तो हैरानी से मान्या को देख रहे थे। वही रेहान भी मान्या के इस तरह तलवार लेते देख हैरान था। ऐसा नहीं था कि मान्या वो स्वॉर्ड अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मान्या ही मानन एंटरप्राइज की मालकिन थी और ब्लूबेरी एंटरटेनमेंट की सीईओ, और सबसे जरूरी बात एक बंगलो की सबसे बड़ी माफिया। लेकिन मान्या यहाँ एक एक्ट्रेस की तौर पर आई थी, जहाँ इतना बड़ा अमाउंट वो ऐसे एक्ट्रेस तो नहीं दे सकती थी। लेकिन मान्या ऐसा क्यों कर रही थी वो समझ नहीं पा रहा था। तभी लिली ने फिर कहा अंडस्को ओके कोई और है जो ये स्वॉर्ड लेना चाहता है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया।
तभी लिली ने फिर कहा ओके सो मिस मानिया आपको ये मान्य स्वॉर्ड दी जाती है। मान्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वही मिस्टर रंजीत नायर को यकीन नहीं था कि वो स्वॉर्ड कोई लेना चाहता होगा। तभी उनके फोन में एक कॉल आया। उन्होंने कॉल आईडी में देखा जहां डियर सन लिखा हुआ था। मिस्टर नायर ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आए हेलो डैड व्हाट्सअप कैसे चल रहा है आपका काम। मिस्टर नायर ने थोड़ी नाराजगी से कहा क्या चलेगा तुम तो चले गए हो घूमने और मुझे बिठा दिया है कंपनी संभालने, जो कि मुझे घूमना और तुम्हें काम करना चाहिए। अब इन बूढ़े हाथों में इतनी ताकत नहीं है कंपनी संभालने की। तभी दूसरे तरफ से हंसने की आवाज आए ओहो डैड कितने ड्रामा करते हो आप। आपको देखकर कोई कह सकता है कि आप बूढ़े हो। आप तो अभी 35-40 साल के लगते हो। मिस्टर नायर ने कहा ड्रामा भी तो तुमसे ही सीखा है मैंने। अब ये बताओ तुमने चैरिटी ऑक्शन में मन्य स्वॉर्ड क्यों रखवाने कहा था। तुम्हें पता है वो हमारे सबसे जिगरी दोस्त की है और हम वो स्वॉर्ड किसी को दे नहीं सकते, लेकिन अभी कोई वो स्वॉर्ड ले रहा है। तुम्हें पता है वो स्वॉर्ड हमारे लिए कितनी जरूरी है। तभी दूसरे तरफ से आवाज आए जरूरी तो उनके लिए भी है। मिस्टर नायर कंफ्यूज हो गए। वो बोले क्या मतलब। दूसरे तरफ से आवाज आए जिसकी वो अमानत है अब वक्त आ गया है उन्हें लौटने का। मिस्टर नायर ये सुन हैरान रह गई। वो बोले क्या तुम कहना चाहते हो कि वो। दूसरे तरफ से आवाज आए येस डैड वो ही कृतिका आंटी की बेटी है। ये सुन मिस्टर नायर ने अपने वीआईपी रूम के कांच के दीवार से वहां देखते हैं जहां मान्या स्टेज में खड़ी थी। उसे देखकर उन्हें किसी की याद आ गई। उन्हें एक याद आती है जहां एक औरत उनसे ये तलवार संभाल के रखने को कहती है। उस औरत की हालत बहुत खराब थी। ये तलवार देकर वो जल्दी से वहां से चली जाती है। ये सब याद करते ही उनकी आंखें नम हो जाती है। तभी मिस्टर नायर बोले आखिरकार तुमने उसे खोज ही लिया। और वो नाम लेने ही वाले थे कि उनके वीआईपी रूम का डोर नॉक हुआ। मिस्टर नायर ने उस तरफ देखा जहां लिली खड़ी थी। वो बोली सर आपको मन्य स्वॉर्ड को मिस मानिया को देना है। मिस्टर नायर हाँ में सिर हिलाया और फोन से आवाज आती है जाए। मिस्टर नायर खुश हो गए और हाँ कह के फोन को रख देते हैं और जाने लगते हैं। वो दोनों नीचे स्टेज में आते हैं जहां मान्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जब मिस्टर नायर को आता देखा तो पता नहीं क्यों उसे बहुत अपनापन सा लगा, जैसे कि वो उन्हें कब से जानती हो। तभी मिस्टर नायर ने कहा थैंक यू मिस मानिया, आपने इस ऑक्शन की सबसे मूल्यवान चीज लेकर इस चैरिटी को और अधिक सफल बनाने के लिए। मिस्टर नायर की बात सुन मान्या के चेहरे पर न चाहते हुए भी एक स्माइल आ गई। वो स्माइल देखकर मिस्टर नायर बहुत खुशी हुई। वो अपने मन में बोले तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है कृतिका। काश तुम और तुम्हारा पति यानी मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे सामने होते। ये सोचते वक्त वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल किया और लिली के हाथों से वो तलवार मान्या को दे दी। मान्या उस तलवार को देख बहुत ज्यादा खुशी गई। उसे लग रहा था कि वो किसी से जुड़ गई, अपनी किसी अपने से। मान्या ने अपने चेहरे को ऊपर किया जहां मिस्टर नायर उसे देख मुस्कान दे रहे थे। उस मुस्कान को देखकर मान्या को अपने अंदर एक अपनापन सा लगा। वो बस अपने भावनाओं को कंट्रोल की हुई थी। उसने जल्दी से कहा थैंक यू मिस्टर नायर। इतना बोल वो चली गई। अगर वो और रुकती तो शायद वही अपने आंसू बहा लेती। वही मिस्टर नायर बस मान्या को जाता हुआ देख रहे थे। वो अपने मन में बोले तो बेटा तुम कब से क्या कर रहे थे, अब मुझे पता चला। चलिए अब तुम्हारी खबर तुम्हारी मोम को देना पड़ेगा ना, उन्हें भी तो पता चले उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। इतना बोल वो अपने में ही हंस दिए। वही दूसरी तरफ आरिफ अपने हाथों में अपना छुपा हुआ फोन पकड़े हुए था। उसकी आंखें अभी बंद थी और वो अपने रूम के बालकनी में खड़ा था। वो बोला तुम्हारे हर हक को तुम्हें देने और तुम्हारा साथ देने में आया हूँ मान्या, जिसे तुमने ही नहीं मैंने भी खोया है। तभी उसे एक फोन आया। उसने अपना फोन उठा के बोला हाँ बोलो। तभी ही दूसरे तरफ से आवाज आए सर मिस्टर अभियुक्त रॉय के रिसेप्शन पार्टी में आपको इनविटेशन मिली है, क्या आप जाएंगे। आरिफ ने अभियुक्त का नाम सुन एक स्माइल दी और कहा नहीं, लेकिन उन्हें ये कह देना कि वो अपने मकसद में अभी थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन उनकी मदद में करने में हर समय तैयार हूँ। उसकी बात सुन दूसरे तरफ से आवाज आए ओके सर। आरिफ ने फोन रखा और एक स्माइल की। तभी पीछे से आवाज आए आरिफ
आरिव ने पीछे देखा जहां मेघना खड़ी थी। आरिव ने बिना कोई भाव के कहा, अंडस्को कहिए क्या कहना चाहती हैं आप। मेघना ने उसे देखा और कहा, अंडस्को मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो उस लड़की को खोजने में। आरिव ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, अंडस्को और आपको लगता है मैं ये काम करूंगा। मेघना ने उसके पास आए और अपने आंसू लिए आंखों से बोली, अंडस्को करोगे अपनी इस बहन के लिए तो करोगे ना। आरिव ने सर्द आवाज में कहा, अंडस्को लगता है आपने मेरी और उस डॉक्टर की बात सुन ली। मेघना ने कहा, अंडस्को हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ तुम कोई आम इंसान नहीं हो, और क्या ये बात मान्या जानती है। आरिव ने एक स्माइल की और कुछ नहीं कहा। मेघना ने कहा, अंडस्को तो कहो करोगे ना। आरिव ने कहा, अंडस्को ठीक है पर मेरी भी एक शर्त है। मेघना ने कंफ्यूजन में उसे देखा जहां आरिव उसे अपनी नीली आंखों से देख रहा था। वो बोला, अंडस्को अगर वो लड़की मिल गई और वो सब सच हुआ तो तुम्हें नवीन को सब सच बताना होगा। मेघना ने एक जहर का घूंट पिया और कहा, अंडस्को हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। आरिव ने कहा, अंडस्को ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मान्या अभी भी उस चैरिटी ऑक्शन में थी। तभी रेहान आया और बोला, अंडस्को क्वीन हमें निकलना चाहिए, काफी देर हो गई। मान्या ने कुछ नहीं कहा। रेहान ने थोड़ी धीमे आवाज में पूछा, अंडस्को वैसे क्वीन आपने वो स्वॉर्ड क्यों ली? इतनी महंगी स्वॉर्ड लेने से हमारी कंपनी में नुकसान हो सकता है। मान्या ने घूर के रेहान को देखा और दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को तुम्हें मैं कोई आम एक्ट्रेस दिखती हूँ जिसके बस एक ब्लूबेरी कंपनी है। रेहान ने शांति से कहा, अंडस्को नहीं क्वीन मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि सबको यही लगता है कि आप एक एक्ट्रेस है, सो आपके पास इतना पैसा होना इम्पॉसिबल है। मान्या ने कहा, अंडस्को जो मेरी अमानत है वो तो मैं लेकर रहूंगी चाहे लोग जो सोचे। रेहान ने अपना सिर हिला दिया। तभी मान्या को मिस्टर नायर दिखे जो एक टेबल के पास जा रहे थे। मान्या ने उन्हें देखा और जाने लगी। वही रेहान मान्या को कहीं जाते देखा तो हैरान रह गया। वो अपने मन में बोला, अंडस्को अब पता नहीं ये बॉस कहाँ जा रही है। वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। वही मिस्टर नायर, सिंह फैमिली और रॉय फैमिली के पास जा रहे थे। वो दोनों फैमिली ने जब मिस्टर नायर को आता देखे तो खुश हो गए। वो सब खुश हो गए और अपनी जगह से खड़े हो गए। मिस्टर नायर ने कहा, अंडस्को हेलो एवरीवन आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मिस्टर रॉय बोले, अंडस्को हमें भी, आइए बैठिए। मिस्टर नायर एक मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को श्यो। तभी मिस्टर नायर ने उन चारों से कहा, अंडस्को आप सबका काम कैसा चल रहा है। मिस्टर सिंह ने कहा, अंडस्को वो ठीक ही प्लान के हिसाब से चल रहा है। जितना जल्दी हमारे बच्चे ये काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें सच पता चलने में ज्यादा देर लगेगी। मिस्टर नायर हंस पड़े और बोले, अंडस्को हाँ आद्रिका बहुत स्मार्ट जो है। मिसेज रॉय बोली, अंडस्को हाँ लेकिन अगर उन्हें सच पता चला कि हमने उनके साथ क्या किया है तो शायद कहीं हमें ही न मार दे। मिसेज सिंह भी बोली, अंडस्को सही कहा आपने, मुझे तो उस दिन दुनिया का सबसे क्रूएल दिन होगा क्योंकि दोनों शैतान के अवतार हमें ही मारने वाले हैं। उनकी बात सुन मिस्टर नायर हंसने लगे। वो बोले, अंडस्को इतना भी कुछ नहीं होने वाला है। आपने बस अपना काम किया है, वो जरूर समझनेगे। हाँ वो सबने एक साथ कहा। तभी मिस्टर नायर ने कहा, अंडस्को यहाँ आप सब आए ऐसे तो आते हैं नहीं, इसकी कोई खास वजह। मिस्टर सिंह ने कहा, अंडस्को हाँ हमें आपकी जरूरत है मिस्टर नायर, आपके हेल्प से हमें वो काम करने में आसानी होगी। मिस्टर रॉय भी बोले, अंडस्को हाँ बस उस आदमी को पहुंचने में आसानी मिलेगी। मिस्टर नायर ने सीरियस होते हुए बोले, अंडस्को जी आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी, मैं अभी अपने लोगों से कहता हूँ। सबने थैंक यू कहा। तभी मिसेज सिंह ने कहा, अंडस्को वैसे मिस्टर नायर आर्निव नहीं दिख रहा है बहुत दिनों से, आज तो हमारे बच्चों की रिसेप्शन पार्टी है, वो जाएगा कि नहीं। मिस्टर नायर ने कहा, अंडस्को वो तो पता नहीं अभी क्या कर रहा है, उसे खुद की मस्ती से फुर्सत मिले तब ना। मिसेज रॉय बोली, अंडस्को लगता है इस बार उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी। मिस्टर नायर ने अपने सोच में थे। वो बोले, अंडस्को मंजिल मिल गई है शायद। सबने मिस्टर नायर की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वही मान्या बस उन सबको देख रही थी। उसे उनकी बातें ठीक से सुनाई नहीं थी, बस एक नाम सुनाई दी थी, आर्निव, जिसे सुन पता नहीं उसे आरिफ का ख्याल आया लेकिन उसने अपने मन को झटक दिया।
वो अपने मन में बोली, अंडस्को मैं उसे क्यों सोच रही हूँ, वो भोला पंडित अभी घर में बैठे अजीबोगरीब काम कर रहा होगा। तभी वहां से उसे लिली गुजरते हुए दिखाई दी। रेहान ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तो कब से उसे ही देख रहा था। उसे लिली से थोड़ी सी इरिटेशन हो चुकी थी। इतने दिन काम करने से उसे लिली की काबिलियत अच्छी लग रही थी। वही मान्या ने भी लिली को देखा था, पर वो कुछ बोली नहीं। तभी मिस्टर नायर उठने लगे। मान्या जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन वो फिर अपने कदम पीछे कर ली। उसने कुछ सोचा। रेहान तो बस अपने मान्या को ही देख रहा था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मान्या करना क्या चाहती है। वो बस आड़े तिरछे मुंह बना रहा था। मान्या बस मिस्टर नायर को जाते हुए देख रही थी। उसके आंखें बस उसमें ही टिके हुए थे। मान्या बस उन्हें जाता देखती रही। तभी मान्या ने कहा, अंडस्को लेट्स गो। रेहान ने हैरानी से पूछा, अंडस्को कहाँ? मान्या ने उसको देखा, अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, अंडस्को होटल, क्योंकि अभी तो इंडिया पहुंच नहीं सकते। रेहान झिप गया और उसके पीछे जाने लगा, लेकिन तभी मान्या के कंधों पर किसी का हाथ उसे महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़ा तो वहां मिसेज सिंह एक बड़ी सी स्माइल उसे ही देख रही थी। मान्या ने पोलाइट वे में कहा, अंडस्को येस। सारिका जी ने खुशी से उछलते हुए बोली, अंडस्को तुम मान्या हो, द ग्रेट एक्ट्रेस। मान्या को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। वो बस हाँ में सिर हिलाया। सारिका जी खुश हो गई और पीछे अभा जी को बुलाते हुए बोली, अंडस्को अभा यहाँ आइए और देखिए हमें कौन मिल गई। अभा जी आती है और मान्या को देख खुश हो जाती है, और जल्दी से सारिका जी के हाथ पकड़ के कहती है, अंडस्को सारिका जी ये मान्या है ना, द ग्रेट एक्ट्रेस। सारिका जी भी खुश होते हुए बोली, अंडस्को हाँ हाँ वही है, मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आभा जी भी बोली, अंडस्को मैं भी। दोनों को देख मान्या को बड़ा अजीब लग रहा था। हाँ उसे पता था लड़कों से ज्यादा उसकी क्रेज लड़कियों में था, लेकिन यहाँ तो उन्हें लड़कियां भी नहीं कहा जा सकता था। मान्या बनावटी मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। मान्या बस उनकी बातें सुनकर बेबस हो रही थी। तभी सारिका जी ने कहा, अंडस्को अच्छा मान्या, क्या आप हमारे साथ एक फोटो क्लिक करवा सकती है? वो क्या है ना, मैं वहां जाकर सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितने बड़े एक्ट्रेस से मिली। आभा जी भी ने कहा, अंडस्को हाँ प्लीज, मैं जाकर कियारा को दिखाऊंगी, उसे भी मान्या बहुत पसंद है। मान्या ने कुछ कर सकती थी नहीं। उसे वैसे भी लेट हो रहा था, लेकिन उसके इतने प्यारे और बड़े फैन देख उसका दिल पिघल गया और वो बोली, अंडस्को ठीक है। रेहान तो बस अपनी बॉस को हैरानी से देखे जा रहा था कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गई। वो तीनों ने एक साथ बहुत सारे फोटोज क्लिक्स करवाए। आभा जी बोली, अंडस्को हम अभी कियारा को बोलती हूँ कि मैं किससे मिली हूँ। दोनों बहुत खुश थी, और मान्या उन्हें देखकर तभी उसे रेहान को देखा जो उसे बाहर जाने की इशारे कर रहा था। मान्या ने भी हाँ में सिर हिलाया और मिसेज रियन सिंह से कहा, अंडस्को अब मैं चलती हूँ मैम, मुझे थोड़ी सी लेट हो रही है। दोनों ने कहा, अंडस्को ठीक है आप जाओ, हम खुशी हुई आपसे मिलकर। मान्या ने स्माइल कर दिया और बाहर जाने लगी। रेहान तो कब से मान्या का वेट कर रहा था। वो कार भी निकाल ले आता है और कार में मान्या का वेट कर रहा होता है। मान्या अपना ब्लैक गाउन संभाले कार के ओर बढ़ती है और बैक शीट की डोर को खोल के अंदर बैठ जाती है, और रेहान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो मान्या को देखकर रेहान ने कहा, अंडस्को क्वीन, आपने मिस्टर नायर की ओर का अपने कदम बढ़ाए थे लेकिन आप उनसे मिली नहीं, ऐसा क्यों? मान्या ने कुछ नहीं कहा और कार के बाहर देखने लगी, जहां बैंकॉक की खूबसूरत सड़कें रोड की स्ट्रीट लाइट से जगमगा रही थी। तब उसे एक लड़की दिखी जो अपना हाथ दिखा रही थी जैसे किसी से लिफ्ट मांग रही हो। मान्या ने कहा, अंडस्को स्टॉप द कार। रेहान चौंक जाता है और कार रोक देता है और पीछे मान्या को देखकर कहता है, अंडस्को क्या हुआ क्वीन? मान्या ने कहा, अंडस्को रिवर्स द कार। रेहान मान्या के कहे मुताबिक कार की पीछे करने लगा, लेकिन उसने कहा, अंडस्को क्या हुआ क्वीन, कोई देख गया है, कोई प्रॉब्लम है? मान्या रेहान के सवालों से परेशान हो जाती है और कहती है, अंडस्को तुम एक मिनट के लिए चुप हो सकते हो, जो बोल रही हूँ वो करो शांति से। रेहान चुप हो जाता है और मुंह बना लेता है। वो पहले से मान्या से नाराज था, उसके कारण रेहान आज लिली से मिल नहीं पाया था। लिली भी उससे मिले बिना वहां से जल्दी चली गई थी। मान्या ने कहा, अंडस्को उस लड़की को देख रहे हो, उसे लेकर आओ। मान्या की बात सुन रेहान चिढ़ जाता है
और कहता है अंडस्को अभी इतनी रात को कौन सी लड़की आपको इस सुनसान सड़क में दिख गई। मान्या ने गुस्से से कहा अंडस्को जो कहा है वो करो वरना। मान्या की धमकी सुन वो कार से उतरता है और बाहर जाता है। दूर से वो लड़की उसको नहीं दिख रही। जब वो पास जाता है तो रेहान वो लड़की देख हैरान रह जाता है और उसके मुंह से निकलता है अंडस्को शिविका। वही दूसरी तरफ मानन विला का हालत कुछ शांत सा था, लेकिन इस शांति को टूटने को टाइम कहाँ लगता है। माही आराम से अपने कमरे में लेटी हुई थी और सो रही थी। तभी उसे किसी की तेज चिल्लाने की आवाज आई। माही वो आवाज सुन इतनी तेज डर गई कि झट से अपने बिस्तर से उठ गई और बाहर का शोर सुनने लगी और अपने ही में बोली अंडस्को ये शोर कैसा जो इतनी रात को ऐसे घर में चिल्ला रहा है। माही अपने खाली कदम को फर्श पर रखती है और बेड से उठ जाती है। वो अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए धीरे धीरे कदमों से बाहर जाती है। उसे कमजोरी नहीं थी, लेकिन इतनी देर बेड में रहने के कारण उसके पैर सुन्न हो गए थे, इसलिए वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसने मुश्किल से दरवाजा खोला और देखने लगी कि हो क्या रहा है। वो रेलिंग के पास आती है। उसे एक 22-23 सालों की एक लड़की दिखाई पड़ती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। माही उसे देख कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में बोली अंडस्को कौन है ये लड़की जो रात को सबको ऑर्डर दे रही है। वो लड़की बोल रही थी अंडस्को मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका क्या गई, घर का नक्शा ही बदल गया है, सब ठीक करो जल्दी, नहीं तो तुम सब हालत ऐसी करूंगी कि तुम सब सोच भी नहीं सकते। अब मुंह क्या ताक रहे हो, जल्दी से काम करो। सभी नौकर उस लड़की से डर रहे थे और अपना काम ठीक से करने लगे। तभी उसकी नजर माही पर पड़ी और वो बोली अंडस्को तुम कौन हो। माही हड़बड़ा गई और उसे कुछ कहने को नहीं हुआ। वो लड़की ने तेज आवाज में पूछा अंडस्को आई सेड हु आर यू। माही घबरा गई, उसके चेहरे से डर झलक रहा था, उससे कहने को नहीं बन रहा था। तभी पीछे केशव जी आवाज आए अंडस्को मोनिका मैम ये ही है युवी बेटा की वाइफ। मोनिका जो उस लड़की का नाम था वो चौंक के बोली अंडस्को क्या। केशव की बात सुनकर मोनिका हैरान रह जाती है और बोलती है अंडस्को व्हाट उस युवराज ने शादी कर ली। केशव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा अंडस्को जी मोनिका मैम, माया मैडम ने ही उनकी शादी माही बिटिया से करवाई थी। मोनिका केशव की बात सुन हैरान थी। उसने माही की ओर देखा जो अब तक नीचे आ चुकी थी, लेकिन सीढ़ियों के पास ही चिपकी हुई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। मोनिका ने माही को ऊपर से नीचे घूर कर देखा, जैसे उसके पूरे शरीर में एक भी कमी निकालनी चाहती थी। वो अब धीरे धीरे माही के पास जाने लगी। माही ये देख और घबरा गई और सीढ़ियों के रेलिंग को कस के पकड़ लेती है। मोनिका ने उसको देखा जहां उसने अपने मन में सोचा अंडस्को ये सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन त्रिशा का क्या, वो कहाँ है। वो तो युवराज से शादी करना चाहती थी ना, लेकिन इस युवराज ने इस लड़की से शादी क्यों की। मोनिका ये सब सोच ही रही थी, किसी की सर्द आवाज सुनाई दी। अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो मोनिका। सब वो आवाज सुन चौंक गए और उस तरफ देखते हैं जहां से ये आवाज आती है। वो ऊपर रेलिंग के पास देखते हैं जहां युवराज बिना कोई भाव के उन सबको देख रहा था। सब चौंक जाते हैं क्योंकि 10 दिनों से युवराज अपने 3 फ्लोर पर रह रहा था और पूरे 10 दिनों से बाहर नहीं आया था। वो वहीं रहता था, उसका खाना भी केशव ही ऊपर लेकर जाता था। वही माही तो उसे देख इसलिए शॉक थी क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि युवराज घर में है, लेकिन वो तो उस दिन के बाद से घर आया ही नहीं ना। युवराज ने फिर कहा अंडस्को मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो। युवराज की इतनी सर्द आवाज सुन मोनिका एक बार के लिए डर गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली अंडस्को ये तुम मुझसे पूछ रहे हो। युवराज तुमने शादी कर ली और मुझे ही नहीं पता है। युवराज ने नीचे आते हुए कहा अंडस्को तो इसमें मैं क्या करूं, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है सबको बताने की कि मेरी शादी हो चुकी है। मोनिका को बहुत गुस्सा आया, उसने दांत पीसते हुए कहा अंडस्को ये किस तरह बात कर रहे हो तुम, युवराज मैं तुम्हारी बहन हूं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। युवराज ने मोनिका ऊपर से नीचे तक देखा, व्यंग भाव से कहा अंडस्को बहन। फिर थोड़ा मुस्कुरा के कहा अंडस्को तुम्हारी जुबान से ये बहन शब्द अच्छा नहीं लगता है मोनिका, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि बहन मतलब होता क्या है, तो मेरे सामने खुद को मेरी बहन मत कहना। मोनिका को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से में बोली अंडस्को युवराज
युवराज ने अपने हाथ को अपने पैंट में रखते हुए कहा, अंडस्को मुझे तुम्हारे बकवास सुनने का जरा भी मन नहीं है। जो कहना है जल्दी कहो और जाओ यहाँ से। मोनिका को युवराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल करती है और अपने मन में बोली, अंडस्को मोनिका कंट्रोल, तुझे अपने प्लान पर फोकस करना चाहिए। उसने अपने आप को संभालते हुए बड़े शांति से पूछा, अंडस्को ये अचानक शादी कैसे कर ली तुमने युवराज? युवराज ने उसको देखा और एक टेढ़ी स्माइल के साथ पूछा, अंडस्को क्या तुम्हारी मोम ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरी शादी जल्दी क्यों हुई? मोनिका ने चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को ये क्या तुम्हारी मोम लगा रखा, क्या वो तुम्हारी मोम भी नहीं है युवराज? युवराज उसको देखा है लेकिन कुछ नहीं कहता है। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को चलो कुछ तो सच कहा तुमने, मेरी सो कॉल्ड बहन, वो मेरी मोम सच में नहीं है। युवराज को कुछ न कहते देख मोनिका ने गहरी सांस ली, अंडस्को और अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों पूछती कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी कैसे हो गई, और वैसे भी तुम तो त्रिशा से प्यार करते थे न, तो तुम इस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? मोनिका ने माही को घूर के देखते हुए कहा। मोनिका के ऐसे घूरने से माही सकपका गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे इतना तो मोनिका और युवराज की बातों को सुन पता चल चुका था कि सामने जो लड़की थी वो युवराज की बहन थी, लेकिन उसे ये लगा था कि मान्या युवराज की बहन है, लेकिन युवराज की और एक बहन है उसे नहीं पता था। युवराज ने माही को देखा जो शायद बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे पता था कि माही की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और मोनिका के बार बार सवाल पूछने से माही और घबराएगी, और उसे मोनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सपाट लहजे में बोला, अंडस्को जाकर अपनी मोम से पूछो कि उन्होंने मेरी शादी इस लड़की से क्यों करवाई है। मोनिका को गुस्सा आ गया वो, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, अंडस्को ओके अच्छा बताओ मोम कहाँ है? युवराज ने केयरलेसली कहा, अंडस्को आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। युवराज की बात सुन सब युवराज को चौंक के देखने लगे। माही भी हैरानी से युवराज को देख रही थी। उसे भी नहीं पता था माया कहाँ है, लेकिन युवराज की बात सुन मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। वो अब भड़कते हुए बोली, अंडस्को ये क्या मतलब हुआ कि तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं रहती है? क्या तुमने उन्हें घर से निकाल दिया है? मोनिका की बात सुन युवराज जोर जोर से हंसने लगा। सब युवराज की हंसते देख किसी को समझ नहीं आया। वो तो कंफ्यूज होकर युवराज को देख रहे थे। मोनिका ने चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को ये क्या है युवराज, यहाँ तुम्हें ये नहीं पता कि मॉम कहाँ है और तुम हंस रहे हो? युवराज ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को तुमने बात ही ऐसी की है। मोम को घर से निकलना इतना आसान होता तो वो कब का यहाँ से निकाल दी गई होती। तो तुम टेंशन मत लो, वो घर में ही है। एंड डोंट वरी, मैं उन्हें कभी नहीं निकलूंगा। हाँ बट कोई और निकाल जरूर सकता है। मोनिका अब उससे बहस नहीं करना चाहती थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज जो अपनी मोम का पूंछ बनकर घूमता रहता था वो आज उनके बारे में ऐसे बात कर रहा है। लेकिन शायद उसे थोड़ी सी खबर थी कि ऐसा क्यों है। इसलिए वो उसने केशव से पूछा, अंडस्को केशव मोम कहाँ है? ऐसे अचानक पूछने से केशव हड़बड़ा गया और बोला, अंडस्को माया मैडम अपने रूम में आराम कर रही है। मोनिका ने बिना देरी किए माया के कमरे ओर जाने लगती है। मोनिका के जाने के बाद वहां कुछ शांत सा हुआ। माही जो कब से अपनी सांसें अटकाए हुई थी उसने उसे छोड़ दी और फिर एक गहरी सांस ली। फिर उसने युवराज को देखा जो अभी उसके तरफ ही मुड़ा था। माही उसको देखकर जो उसने सांसें छोड़ी थी वो फिर से अटक गई। युवराज जो शायद 2 हफ्तों से माही को देखा नहीं था, उसे देखकर उसके दिल में एक सुकून सा मिलता है, लेकिन चेहरे से नहीं जताता है। वो अपने स्ट्रेट फेस बनाए उसे घूरता है। वो देखता है, माही जो उस माया के टॉर्चर के बाद उसकी शरीर सफेद हो गया था, उसमें फिर से एक रौनक आ चुकी थी। युवराज उसको बस घूर रहा था, और वही माही ये सोच रही थी कि युवराज उसे ऐसे घूर क्यों रहा है, लेकिन उसमें युवराज से पूछने की हिम्मत नहीं थी। एंड युवराज ये बात अच्छे से जानता था, लेकिन युवराज उसको कुछ पूछ नहीं सकता था। इसलिए वो स्टेयर्स की ओर कदम बढ़ाए। माही भी स्टेयर्स के रेलिंग के पास खड़ी थी, इसलिए वो जब देखती है युवराज वहां आ रहा है तो वो रेलिंग से पूरी चिपक गई। युवराज उसको देखता है, उसे ऐसे रेलिंग से पूरा चिपका हुआ देखता है तो उसके चेहरे पर न दिखने वाली स्माइल आ जाती है। जानबूझ के माही के पूरे करीब से जाता है, जिसे देख माही बुरी तरह घबरा जाती है और कस के आंखें बंद कर लेती है। युवराज उसको ऐसे देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है।
उसे नहीं लगा था माही इतनी मासूम दिख सकती है। वो अभी एक 5 साल की छोटी बच्ची लग रही थी, जो अपने सामने राक्षस को देख घबरा कर अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। लेकिन उसे ये देख बुरा भी लग रहा था, माही उससे इतना डरती है। इसलिए वो जैसे मुड़ा, उसका पैर डिसबैलेंस हो गया। वो गिरने ही वाला था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी सॉफ्ट हाथ महसूस हुआ। उसने अपने बगल में देखा जहां माही खड़ी थी। उसके चेहरे डर, परेशानी और घबराहट सब एक्सप्रेशन एक साथ दिख रहे थे। माही ने बड़े मुश्किल से अपनी होठों को हिलाते हुए कहा, अंडस्को क्या? क्या आप ठीक है। युवराज, जिसका मूड माही के घबराने और डरने से खराब था, माही की प्यारी सी आवाज सुन फिर से ठीक हो गया। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं था। उसने अपने कंधे से माही का हाथ हटाते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। माही ने जब देखा युवराज थोड़ा ठीक से उससे बिहेव की तो उसने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को आप घर कब आए? युवराज ने माही को देखा, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी, जैसे कि वो चाह रही हो कि युवराज उसे उसके पूछने का जवाब देगा। युवराज को माही का पूछना अच्छा लगा, लेकिन उसे बेरुखी तो दिखानी ही थी। वो बोला, अंडस्को 2 हफ्ते पहले। माही हैरान रह गई, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, अंडस्को तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आप इतनी दिन क्या कर रहे थे? युवराज माही की बात शांति से सुन रहा था, लेकिन माही शायद भूल गई थी कि वो किससे बात कर रही है। युवराज ने बेरुखी और सर्द आवाज में कहा, अंडस्को, और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलने आता? क्या तुम अपनी जगह भूल गई हो? और तुम्हें कोई हक नहीं है कि ये जानने का कि मैं इतने दिन क्या कर रहा था। युवराज की बेरुखी भरी बातें सुन माही को होश आया कि वो किससे किस तरह बात कर रही थी। उसने अपना सर झुका लिया, धीरे कहा, अंडस्को माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी। युवराज, जो शायद माही की बात सुन गुस्सा में आ गया था, माही को माफी मांगता देख होश में आता है। उसने अभी माही से किस तरह बात की थी। उसने माही को देखा, अपने हाथ को बार अपने आंख के पास ले जाकर अपनी आंसू पोंछ रही थी। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने माही को फिर से डरा दिया। उसे गुस्सा इस कारण आया क्योंकि उसे लग रहा था कि माही उसके लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। लेकिन वो उसे डरना नहीं चाहता था, ना कि झुकना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए ऊपर जाने लगा। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। सब चौंक गए। वही दूसरी तरफ मान्या अभी कार में बैठी हुई थी। उसके आगे वाले सीट में रेहान ड्राइविंग कर रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे कि उसे एक बड़ी सी गिफ्ट मिल गया है। उसने चुपके से अपने बगल में देखा, जहां लिली अपने आंख बंद किए बैठी थी। उसकी सुंदर चेहरा देख रेहान की मुस्कान और बड़ी हो गई। वो सोचने लगा। फ्लैशबैक। मान्या के कहने पर रेहान जब उस लड़की को देखने जाता है, तो वो देखता ही रह जाता है और हैरानी से पूछता है, अंडस्को शिविका? शिविका रेहान को देखती है तो जल्दी से उसके गले लग जाती है। रेहान को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है। तभी उसे किसी के सुबकने की आवाज सुनाई देती है। रेहान हैरान रह जाता है और शिविका को अपने से अलग करते हुए परेशानी से जल्दी से पूछता है, अंडस्को व्हाट हैपन शिविका, वाई आर क्राइंग? रेहान की बात सुन शिविका फिर से रोने लगती है। रेहान को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से उसे मान्या के कार में ले आता है। मान्या उस लड़की को ध्यान से देखती है। उसे याद था, वो लड़की जो अभी चैरिटी ऑक्शन को होस्ट कर रही थी, ये वही है। रेहान जल्दी से अपने सीट के पास से एक पानी का बोतल पानी लाता है और शिविका को देते हुए जल्दी से बोला, अंडस्को शिविका, पानी पियो और रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। शिविका पानी नहीं लेती है। रेहान परेशान हो जाता है। वही मान्या भी बिना कोई एक्सप्रेशन से उसे देख रही थी। रेहान फिर कहता है, अंडस्को शिविका प्लीज पानी पी लो और बताओ क्या हुआ। शिविका रोना बंद नहीं करती है। तो मान्या ने इरिटेट होते हुए कहा, अंडस्को स्टॉप क्राइंगी। मान्या की इतनी तेज आवाज सुन शिविका डर जाती है और रेहान से चिपक जाती है। रेहान भी मान्या की आवाज सुन घबरा जाता है। उसने जल्दी से शिविका को देखा और पानी का बोतल देते हुए धीरे से कहा, अंडस्को शिविका लो, पानी पी लो। शिविका पानी का बोतल ले लेती है और कांपते हाथों से पीने लगती है। पानी पीने के बाद वो बोतल रेहान को दे देती है। रेहान पानी का बोतल लेते हुए फिर से अपने सीट में रख देता है और शिविका से बड़े प्यार से पूछता है, अंडस्को शिविका, क्या हुआ? तुम इतनी रात को इस सुनसान रास्ते में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही थी?
उसकी बात सुन शिविका की आंखें फिर से नम हो जाती है, जिसे देख मान्या और इरिटेट हो जाती है। वो बोली, अंडस्को मुझे कमजोर लड़कियां पसंद नहीं जो दिन रात आंसू बहाए। सीधा सीधा बोलो, क्या कर रही थी तुम यहाँ? मान्या की बात सुन शिविका डर जाती है। शिविका ने अपना सिर झुका के कहा, अंडस्को मैं चैरिटी ऑक्शन से निकल कर कैब का वेट कर रही थी। जन मेरी कैब आई तो मैं उसमें बैठ के जाने लगी, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि वो कैब मुझे रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। मैंने उससे कहा तो वो हंसने लगा और मैं डर गई। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसने बीच रास्ते अपना गाड़ी रोक दी। अपना चेहरा दिखता है, वो जैक था। जैक का नाम सुन दोनों हैरान रह गए। रेहान ने हैरानी से पूछता है, अंडस्को तुम जैक को कैसे जानती हो? शिविका ने रोते हुए बोली, अंडस्को वो मेरे क्लब में आया था एंड मुझे वन नाइट स्टैंड के लिए अप्रोच कर रहा था। ये बोलते ही उसके आंखों से आंसू फिर से निकल पड़े। रेहान जब ये सुना तो उसके चेहरा गुस्सा से लाल हो गया। वही मान्या ने भी अपनी मुठिया कस ली। शिविका ने आगे कहा, अंडस्को मैंने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया था। तब मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, लेकिन जब मुझे पता चला कि जैक बैंकॉक का एक माफिया गैंग का एक बड़ा मेंबर है तो मैं डर गई। तब से लेकर आज तक वो मुझे परेशान करता है। आज तो उसने मेरे साथ मोलेस करने की कोशिश की। मैंने जैसे तैसे करके उससे अपने आप को छुड़ा के उसके सिर में मार के भाग गई और यहाँ लिफ्ट लेने के लिए खड़ी थी। शिविका की बात सुन मान्या और रेहान गुस्से से तमतमा रहे थे। रेहान का तो उस जैक का टुकड़े टुकड़े करने का कर रहा था। मान्या ने कहा, अंडस्को ओके तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिविका ने हाँ में सिर हिलाया। रेहान को मान्या की बात सुन बहुत खुशी हुई। उसने जल्दी से शिविका को कार में बैठाया और अपने आगे वाला सीट में जैसे बैठने गया तो शिविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। रेहान ने शिविका की ओर देखा तो बोली, अंडस्को क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? रेहान ने शिविका को देखा तो उसके समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। शिविका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से रेहान के हाथों को पकड़कर आगे वाले सीट में बैठ गई। रेहान तो बस अपने हाथों को देख रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने कार स्टार्ट की और वो लोग वहां से जाने लगे। फ्लैशबैक एंड रेहान अभी भी अपने हाथ और शिविका के हाथ को देखता है, जो अभी भी एक दूसरे से कस के पकड़े हुए थे। रेहान को बहुत खुशी हो रही थी। वही पीछे बैठी मान्या गौर से उन दोनों को देख रही थी। मान्या अपने सारे अपनों की खबर रखती थी, तो रेहान तो उसका असिस्टेंट था एंड उसे पता था कि रेहान और शिविका एक दूसरे को जानते हैं और कितने अच्छे से जानते हैं ये भी उसे पता था। अभी उन दोनों को देख मान्या क्या सोच रही थी, कोई भी उसके चेहरे को देख कोई बता नहीं सकता था। तभी उनका होटल प्रिंस पैलेस होटल आ गया। जैसे ही होटल आया लिली ने अपनी आंखें खोल देती है। रेहान देखते हुए बोला, अंडस्को क्वीन होटल आ गया। वो बस हम कह दी। उसने शिविका की ओर देखा और कहा, अंडस्को शिविका होटल आ गया। शिविका ने रेहान को देखकर हाँ में सिर हिला दिया। शिविका और मान्या दोनों कार से उतर गए और वहीं खड़े हो गए। रेहान कार पार्क करने चला गया। मान्या बड़े गौर से शिविका को देख रही थी। तभी रेहान आ गया और बोला, अंडस्को चले। तभी मान्या ने कहा, अंडस्को नहीं। रेहान और शिविका हैरानी से मान्या को देखने लगे। तभी मान्या ने कहा, अंडस्को रेहान जाओ और शिविका के लिए रूम अरेंज करो। मान्या की अब बात उन दोनों को समझ आया। रेहान ने कहा, अंडस्को ओके मैं अभी जाता हूँ। शिविका भी उसके साथ जाने लगी। तभी मान्या ने उसे रोक लिया, अंडस्को वेट। शिविका रुक गई और मान्या को देखने लगी और पीछे मुड़ के मान्या को देखने लगी। मान्या ने कहा, अंडस्को क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी?